हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर माइंड मैप सीरीज ऑन फंक्शंस। और फंक्शंस जैसा कि आप जानते हैं, इट इज द फाउंडेशन, बुनियाद है किसकी? कैलकुलस की। यानी यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। ज्यादा अच्छा होगा आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाओ, खटाखट नोट करते जाएं, ताकि आपके इस लेक्चर के अंत तक आपके एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं। तो ध्यान रखिए, कभी भी fx बराबर f इनवर्स x को सॉल्व करना है तो 99.99% टाइम्स तो आपको सॉल्यूशन fx बराबर x रखकर ही मिल जाएंगे। इसके ऊपर जेई मेंस एक बार सवाल पूछ भी चुका है अभी। तो जितने भी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, करके देख लीजिए। तो ऐसा करने से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग माइंड मैप सीरीज ऑन फंक्शंस। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फंक्शंस का पूरा एक तरीके से थ्योरेटिकल रिवीजन। यानी कि फंक्शन में जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके ब्रेन पर मैप करने वाले हैं। और फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं, इट इज द फाउंडेशन, बुनियाद है किसकी? कैलकुलस की। यानी यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। तो फंक्शन की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत अच्छी ग्रिप एसेंशियल है कैलकुलस में एक्सेल करने के लिए, कैलकुलस में प्रोफिशिएंट होने के लिए। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं माइंड मैप ऑन फंक्शंस। ज्यादा अच्छा होगा आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाओ, खटाखट नोट करते जाएं, ताकि आपके इस लेक्चर के अंत तक आपके एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएं, जो डेफिनेटली आपको रिवीजन में काफी फायदा देंगे एग्जाम से पहले। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन है क्या? अ फंक्शन f from a to b is a special type. A function f from a to b is a special type of relation which associates to each and every element of a unique element of b. यानी फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, जहां पर a का हर एलिमेंट b के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होता है। यानी यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट a का नहीं होता जो b के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट ना हो। और दूसरी शर्त, एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यानी यहां का एक एलिमेंट वहां के दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह रिलेशन फंक्शन बनता है। इसे आप ऐसे याद रखें, रिलेशन इज पुरुष एंड फंक्शन इज महापुरुष। तो हर महापुरुष पुरुष तो होता ही है, लेकिन हर पुरुष महापुरुष नहीं होता। तो एवरी रिलेशन इज अ पुरुष एंड एवरी फंक्शन इज अ महापुरुष। और महापुरुष जो निकल कर आते हैं वो पुरुषों में से ही निकल कर आते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ? महापुरुष हुआ, जो रिलेशन में से ही निकल कर आता है। उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं? ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होता है। मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट है ए और वो बी के साथ एसोसिएटेड हो, यानी कि ये हमारे पास सेट है ए और यह सेट है बी। सपोज दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी। और ए का यहां से यहां क्या है? एसोसिएशन कौन कर रहा है? फंक्शन एफ कर रहा है। और इसका एलिमेंट है ए और उसने इसको एसोसिएट किया किससे? बी से एसोसिएट किया। तो ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं प्री इमेज। दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी एंड दिस इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एट एक्स इक्वल टू एट ए इज बी। दैट इज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यानी फंक्शन की वैल्यू ए पर बी है। तो अगर फंक्शन ए के एलिमेंट ए को बी पर मैप करता है तो बी को तो बोलते हैं इमेज और ए को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी। और या फिर हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंक्शन में अगर ए डालोगे तो आउटपुट बी आएगा, या फिर एफ की वैल्यू ए पर कितनी है? बी है। ठीक है ना? सो दैट इज हाउ यू शुड नो कि मैपिंग कैसे की जाती है और कैसे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पर मैप करता है फंक्शन। फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? साथ साथ मैपिंग भी कहलाता है। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग। मैपिंग बोलो या फंक्शन बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एक तरीके से फंक्शन क्या करता है? ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स पर मैप करता है। तो आपको मुझे बताना है, जैसे अब इससे शायद और क्लैरिटी आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो देखिए, क्या यहां पर ए सेट का हर एलिमेंट
एसोसिएटेड है, हाँ एसोसिएटेड है। क्या एसोसिएशन यूनिक है, यानी यहां का एक एलिमेंट यहां के सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए? बिल्कुल सर, यहां तो यह एक फंक्शन है, सो देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। क्या यह फंक्शन है? यहां ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट तो है, लेकिन एसोसिएशन यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब यहां का ये एलिमेंट y1 से भी एसोसिएटेड है, y2 से भी एसोसिएटेड है, यानी एक एलिमेंट कितने से एसोसिएटेड है? 2 से। जबकि फंक्शन के डेफिनेशन में हमने लिखा था कि डेफिनेशन क्या है? every element of A is associated to unique element of B। तो यहां एसोसिएशन यूनिक नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या यह फंक्शन होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यह फंक्शन नहीं होगा। कारण क्या है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो अभी की अभी। फिर जो सी पार्ट है, क्या यह फंक्शन है या नहीं है? अगर नहीं है तो हमने क्रॉस लगा दिया। क्यों नहीं है? नीचे कमेंट बॉक्स में अभी की अभी लिखो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और, यहां पर अगर मैपिंग जैसे ये रिलेशन क्या बन गया? फंक्शन। तो हम कैसे कह सकते हैं? fx1 इज इक्वल टू y1। ऐसा भी कह सकते हैं f(x2) यह भी y1 ही है। इसी तरह से f(x3) इज इक्वल टू y3। तो अगर मैं पूछूं प्री इमेज ऑफ y1, प्री इमेज ऑफ y1, तो प्री इमेज की बजाय यहां हो जाएगा प्री इमेजेस ऑफ y1, और वो हो जाएगा x1, x2। इस केस में दैट विल बी द प्री इमेजेस। अगर मैं आपसे पूछूं इमेज ऑफ x3 या इमेज ऑफ x2, इमेज ऑफ x2, then that will be y1, that will be y1। इमेज ऑफ x2 अंडर f, प्री इमेज ऑफ y1 अंडर f, तो ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर से क्या मतलब है। फंक्शन को समझने का एक बहुत ही और बेहतरीन तरीका है, फंक्शन को हम समझ सकते हैं एक मशीन की तरह। फंक्शन को हम समझ सकते हैं एक मशीन की तरह। अ फंक्शन इज लाइक अ मशीन विच पिक्स अप इट इनपुट, जो अपने इनपुट कहां से उठाता है? इट पिक्स इट्स इनपुट फ्रॉम द सेट ए। ये सेट ए से अपने इनपुट उठाता है, और जो यहां से आउटपुट देता है वो देता है सेट बी में, वो देता है सेट बी में। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है। यहां ए से क्या आते हैं? सारे के सारे इनपुट्स, ए के सारे के सारे, एफ के सारे के सारे इनपुट्स, और यहां बी में जाते हैं सारे के सारे आउटपुट्स। अक्सर क्लास में मैं इसको बहुत अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करता हूं जैसे कि आटा चक्की। आप सबने जिंदगी में कहीं ना कहीं आटा चक्की जरूर देखी होगी। तो आटा चक्की जो है, जहां पर गेहूं पिसाते हैं, शायद आपके मोहल्ले में हो, शायद आपके गांव में हो, शायद आपके नगर में हो, शायद आपके जिले में, कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली कभी ना कभी एक आटा चक्की विजिट की होगी। तो आटा चक्की इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। तो आटा चक्की क्या है? एक आटा चक्की समझिएगा ना, फ्लोर मिल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वह एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है फंक्शन का। उसमें गेहूं जो है वो तो हो गया इनपुट, और जो मशीन है वो हो गया फंक्शन, और जब गेहूं पिसने के बाद जो बाहर आउटपुट आता है वह हो गया रेंज। वह क्या हो गया? रेंज। और वह बाहर एक बोरे में कलेक्ट होता है, और वह सारा का सारा आटा ऐसे जमीन पर नहीं बिखरता, एक बोरे के अंदर कलेक्ट होता है। वो बोरा कहलाता है कोडोमेन। तो यहां पर इनपुट हो गया डोमेन, यानी डोमेन कौन है? ए डोमेन है, ए डोमेन है, और बी वो बोरा है जहां पर सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, यह है कोडोमेन, और इसी के अंदर भरा हुआ है रेंज। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो यह ए, यह बी, और यह बी, और यह है फंक्शन, यह है फंक्शन। मान लीजिए फंक्शन एफ के सारे एलिमेंट्स को मैप कर देता है इस रीजन के अंदर अंदर, इस रीजन के अंदर अंदर, यानी यहां जो भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब इधर मैप हो जाते हैं। दे ऑल गेट मैप्ड ओवर हियर, वो सब के सब यहां मैप हो जाते हैं। तो इतना समझ गए? तो मैं ये हटा देता हूं, नहीं तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये सारे के सारे यहां मैप हो जाते हैं। तो यह वाला जो रीजन है, यह रीजन, यह कहलाता है रेंज, यह है रेंज, और यह रीजन कहलाता है डोमेन। दिस इज कॉल्ड एज डोमेन। डोमेन का मतलब जो मशीन में इनपुट्स हम डाल रहे हैं वो डोमेन कहलाता है, यानी द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड एज रेंज, और यह सब के सब जिसके अंदर कंटेंट होते हैं वह कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज और डोमेन होती है, कोडोमेन क्वेश्चन में दी होगी, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एफ ए टू बी फंक्शन है, अगर एफ ए टू बी फंक्शन है, तो आप समझ जाएं
कि ए तो क्या हो गया, डोमेन हो गया, और बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, और रेंज हमेशा इसी के अंदर आएगी, रेंज हमेशा इसी के अंदर आएगी। तो एक बात बिल्कुल साफ है क्लियरली, जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा एक सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि वह उसी के अंदर कंटेन्ड होती है, तो डेफिनेटली वह सबसेट होगी कोडोमेन का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, सारी चीजें अच्छे समझ में आई। तो यहां हमने पढ़ा फंक्शन एज अ मशीन, के फंक्शन को हम मशीन की तरह सोच सकते हैं, जिसमें एक सेट ऑफ इनपुट होता है और एक सेट ऑफ आउटपुट होता है। तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन। तो मशीन एंड फंक्शन आर वन इन द सेम थिंग, ठीक है ना। तो मशीन बोलो या फंक्शन बोलो, एक ही बात है। तो मशीन इज इक्वल टू अ फंक्शन। मेरे ख्याल से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां उन्हीं सारे के सारे पॉइंट्स का समराइजेशन कर देते हैं। देखो, domain is a set of all inputs of function, range is a set of all outputs of the function, in other words it is a set of all values which a function can take। यानी वो सारे आउटपुट जो फंक्शन से बाहर आते हैं किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू गिव्स इट्स रेंज। जैसे साइन है, साइन फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस, उसका ग्राफ कहीं पर भी टूटता नहीं है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, तो उसकी रेंज हो गई -1 से 1। दैट गिव्स यू द रेंज फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे कि अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला, आपको पता है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इट गोज टू इंफिनिटी, तो हम कह सकते हैं इसकी रेंज हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी। इफ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, b को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और a को बोलते हैं डोमेन, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो हमने एक तरीके से यहां पूरा का पूरा जो अभी आपको बताया उसका निचोड़ यहां आपके सामने रख दिया। फिर आते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। कैसे हम किसी ग्राफ को देखकर यह किसी कर्व के ग्राफ को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह ग्राफ एक फंक्शन का है या फिर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो उसका सीधा साधा सा टेस्ट है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाएं। अगर हर लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल बने वो ग्राफ को हद से हद एक पॉइंट पर काटे, तो डेफिनेटली जो कर्व आपको दी गई है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो व्हाट इज द वर्टिकल लाइन टेस्ट? इफ एवरी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ अ गिवन कर्व at most one point, then that curve represents a function। जैसे एग्जांपल के तौर पर, क्या यह फंक्शन है जो हमने यहां आपके सामने रखा है, क्या यह फंक्शन है? नहीं, यह फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां एक वर्टिकल लाइन डेफिनेटली इस ग्राफ को एक पॉइंट पर नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रही है। क्या यह फंक्शन है? इज दिस अ फंक्शन? देखा जाए तो सर कोई भी वर्टिकल लाइन बना लीजिए, बिल्कुल सर यह तो फंक्शन है। क्या यह फंक्शन है? नहीं, यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक वर्टिकल लाइन यहां बनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल कट दिस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। यह फंक्शन नहीं है, है ना। अगर ऐसे ही बनाए ग्राफ, यह फंक्शन है, बिल्कुल सर यह फंक्शन है। क्या यह फंक्शन है? यह भी फंक्शन है। यह फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट्स पर काटती है। तो बहुत सिंपल सा है कि हाउ कैन यू मेक आउट वेदर द गिवन ग्राफ इज दैट ऑफ फंक्शन और नॉट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बात करते हैं। सबसे पहले है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब हमने जान लिया रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या है, प्री इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या है ना। ये सब चीजें जान ली। रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है, और साथ साथ किसी ग्राफ को देखकर अब हम पहचान सकते हैं कि यह ग्राफ एक फंक्शन का है या नहीं है। अब आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। सबसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक में पढ़ा, हमेशा से जान रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन अप टू an। यानी कि यहां जो n है वो क्या है, एक होल नंबर है। n क्या है, होल नंबर, और a0 a1 a2 an ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, रियल पॉलिनोमियल के लिए। और a0 0 नहीं है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ x का कोफिशिएंट। ये 0 नहीं है, तो हम कहते हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। तो अगर यहां अंग्रेजी को छोड़ा जाए, सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो भैया एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ x और x की कुछ पावर्स दिखाई दें
और वो पावर्स भी कैसी, होल नंबर्स, यानी कोई भी पावर नेगेटिव ना हो, कोई भी पावर फ्रैक्शनल ना हो। तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कहलाता है, जो दिया गया है, वह पॉलिनोमियल कहलाता है। सच अ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे कह दूं fx बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स प्लस 3, क्या यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना। ये पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस 3, क्या यह पॉलिनोमियल फंक्शन है? तो आपको मुझे बताना है फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सेकंड वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखते हैं कितने लोग सही से पहचान पाएंगे। नीचे मुझे कारण भी बताएंगे कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, यह पॉलिनोमियल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, सबसे पहली, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं, इनका ग्राफ कभी भी नहीं टूटता। यानी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, अगर आप उनकी रेंज निकालना चाहें तो इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू विल गिव यू द रेंज ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो यहां पर आपने देख लिया पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में दो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। एफ एक्स नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो दो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन, जहां एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नॉन जीरो, दुनिया में सिर्फ नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर मैं कहूं तो ऐसे सिर्फ दो ही हैं, और वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एफ एक्स बराबर 0 और एफ एक्स बराबर 2, यह भी ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप कहोगे ये पॉलिनोमियल कैसे है? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। और एफ एक्स बराबर 0, 0 फंक्शन, यह भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। ठीक है ना, इसको तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, और यहां पर इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो 0 फंक्शन एज वेल, 0 पॉलिनोमियल एज वेल एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2 आल्सो सैटिस्फाइज दिस कंडीशन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? अगर आप दो पॉलिनोमियल्स को लेकर डिवाइड कर दें तो जो नया फंक्शन बनता है उसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो व्हाट इज अ रैशनल फंक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ, कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का रेशियो है, जहां एच एक्स जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। और इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, जो जो चीज फंक्शन में डाली जा सके। अगर हम कहीं आटा चक्की में गेहूं डाला जा सकता है, दालें डाली जा सकती हैं, तिलहन डाला जा सकता है, तो वो सब उसकी डोमेन में आएगा। लेकिन कल को कोई बोले आटा चक्की में हम पत्थर डाल दें, तो पत्थर उसकी डोमेन में नहीं आता, क्योंकि फंक्शन उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है फंक्शन की डोमेन होती है वो सारे इनपुट्स जिस पर फंक्शन क्या कर सके, काम कर सके और एक फाइनल आउटपुट दे सके। ठीक है, ऐसे इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो यहां पर इस केस में इस फंक्शन की डोमेन होगी भैया एच एक्स, जहां जहां जीरो बनेगा वो पॉइंट्स फंक्शन की डोमेन में नहीं आएंगे। अगला आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम साइन फंक्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? साइन फंक्शन, क्योंकि एक तरीके से आपको इनपुट का साइन बताता है। देखिए कैसे, अगर इनपुट 0 से बड़ा है तो आंसर देगा +1, अगर इनपुट 0 से छोटा है तो आंसर देगा -1, और अगर इनपुट 0 है तो ये आंसर देगा 0। तो एक तरीके से ये आपको क्या बताता है? इनपुट का साइन बताता है, इसलिए इसको साइन फंक्शन भी कहा जाता है। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा? द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, हाँ जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कैसा ग्राफ दिखाई देता है इसका? सो द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन लुक्स लाइक दिस। ये हो जाता है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, और 0 पर वैल्यू 0। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। और यह जो ग्राफ है, यह जो ग्राफ है, अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं तो डोमेन होगा, ये हर आर पर डिफाइंड होता है, पूरा आर, डोमेन है आर, और इसकी रेंज क्या होगी? सर रेंज होगी
सिर्फ 3 नंबर्स, -1, 0 और 1. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. फिर अगला आता है लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x बेस a. इसके लिए आप जानते हो जहां a 0 से बड़ा हो, a 1 नहीं होना चाहिए. इसकी डोमेन जो होगी, डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट क्या क्या हो सकते हैं सर? डोमेन होगा x शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज r प्लस इज द डोमेन. और जो रेंज होती है, रेंज इज द एंटायर r, रेंज इज द एंटायर r. और इसका ग्राफ आप सब लोग जानते हैं कैसा दिखाई देता है. द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई देता है. ये कब दिखाई देता है? जब a 1 से बड़ा हो. तो ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग. इस केस में ग्राफ है इंक्रीजिंग, बेसिक मैथ्स में बताया था. और अगर इसको देखा जाए तो यह है, अगर a 0 से 1 के बीच में हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में जो रेंज आती है वो पूरा r आती है. log x बेस a. तो दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. एक चीज और बता दें, अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो log ऑफ f(x) टू द बेस gx, और आपको ये फंक्शन hx दे रखा हो और इसकी डोमेन आपसे पूछी जाए, तो इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे सर? f(x) को 0 से बड़ा रखेंगे एंड gx को 0 से बड़ा रखेंगे, और साथ में gx 1 नहीं होना चाहिए. gx इज नॉट इक्वल टू 1. फिर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, और इंटरसेक्शन करने के बाद जो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डोमेन. वो किसका डोमेन आ जाएगा? डोमेन ऑफ h. वो आ जाएगा डोमेन ऑफ hx. ये हमारे पास डोमेन आ जाएगा. अगला आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर जैसे हम मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं, f(x) बराबर मॉड्यूलस ऑफ x, और यह बराबर होता है x के अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और अगर x लेस देन 0 हो तो -x. तो इसका ग्राफ आप जानते ही हैं, द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x लुक्स लाइक व्हाट? अ वी शेप ग्राफ. इट इज अ वी शेप ग्राफ. यह एक वी शेप ग्राफ होता है, ठीक है, 0 पर. तो दैट इज अ वी शेप ग्राफ, मॉडुलस ऑफ x. इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होता है पूरा r, और रेंज होता है 0 से इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी. दैट इज द रेंज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. फिर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर. नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई दो बातें होंगी जब भी तुम x उठाओगे. पहली बात तो इसका डोमेन है पूरा r. इसका डोमेन क्या है? पूरा r. जब भी आप डोमेन में से x उठाओगे, इनपुट उठाओगे, दो बातें होंगी, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो इंटीजर नहीं होगा. अगर वो इंटीजर हुआ तो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अगर वह इंटीजर हुआ, है ना, इसका वैल्यू, इफ x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उस केस में डायरेक्ट आउटपुट x ही आ जाएगा. और अगर x इंटीजर नहीं हुआ, if x is not an integer, then it is a fact. If you pick up any real number which is not an integer, it is bound to lie between two consecutive integers. जैसे कि मान लो मैंने √2 उठाया, तो यार 1 और 2 के बीच में होगा. मैंने पाई उठाया, वो 3 और 4 के बीच में होगा. तो इसी तरह से आप कोई भी नॉन इंटीजर रियल नंबर उठाएंगे तो डेफिनेटली वह दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होगा यू शुड मूव टू द लेफ्ट. और जो सबसे पहला इंटीजर आपको मिले वही इसका जवाब हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा. ये कब है? x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तब ये हो जाएगा. इसकी जो रेंज आती है, क्योंकि इसकी रेंज में अगर x इंटीजर है बाहर ऐसे का ऐसे ही, और अगर x इंटीजर नहीं है तो आंसर आया n. यानी इंटीजर जो इसकी रेंज आती है दैट इज द एंटायर सेट ऑफ इंटीजर्स. रेंज इज इंटीजर्स. So that is the range of greatest integer
फंक्शन एंड डोमेन इज आर। प्रॉपर्टीज की बात करें तो x जो है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा या बराबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होता है। इसका यूज सैंडविच थ्योरम में भी किया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, जहां m कोई इंटीजर है तो ये क्या करता है, हमेशा इंटीजर को बाहर स्पिट आउट कर देता है, यानी कि इंटीजर बाहर आ जाएगा अगर प्लस में या माइनस में हो, तो इंटीजर विल ऑलवेज कम आउट। ध्यान रखिएगा, अगर एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा एज इट इज। प्रोडक्ट में या डिवीजन में होगा तो बाहर नहीं आएगा। यानी कल को अगर ऐसा लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, तो आप इसे लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 या 2x प्लस 3, देन इट विल बी जस्ट 2x प्लस 3। 2 में ये 2 बाहर नहीं आ सकता है ना, प्रोडक्ट में है, तो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही इंटीजर बाहर आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये होता है 0 अगर x इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। यू शुड रिमेंबर दीज 3 प्रॉपर्टीज। यह कंटिन्यूटी वगैरह में कई जगह पर यूज होता रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा दिखाई देता है? इट इज अ स्टेप अप ग्राफ, स्टेयरकेस ग्राफ होता है। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू आती है वह हमेशा 0 आती है। 1 पर वैल्यू 1 एंड देन इट स्टेज टू बी 1 टिल 2, इट स्टेज टू बी 1, है ना, 1 रहती है ये वैल्यू, और 2 पर वैल्यू फिर 2 हो जाती है, और इस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाता है। दैट इज हाउ इट प्रोसीड्स। तो ये 3 और इधर ये -1, फिर यहां यह है -2। That is how it proceeds. So this is the graph of y is equal to greatest integer of x. यह ग्राफ कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, कभी ना घटने वाला फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ इफ, दैट इज इफ x1 is greater than x2, then greatest integer of x1 is bound to be greater than or equal to greatest integer of x2. That is what we mean by non-decreasing. So this graph is a non-decreasing function. ठीक है, तो ये याद रखें। फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन में आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? यह है, इसका एक नजदीकी रिश्ता है किसके साथ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। और ये डिफाइंड कैसे है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड एज gx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x। इसको फ्रैक्शनल ऑफ x में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अभी हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा x से बड़ा होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होता है। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो अगर मैं इसको देखूं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, हाँ, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिखा है, हाँ आपने उल्टा लिखा सर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ ये याद है भाई, हाँ बिल्कुल सर यही थी, हमें याद है सर, ऐसी बात नहीं है, याद है ना भाई? हाँ सर यही थी, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, देखो, हाँ सर यही थी। तो अगर मैं इसको लिखूं, इन दोनों को लेकर लिखूं, तो मैं कह सकता हूं यहां 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये क्या बन गया सर? ये बन गया फ्रैक्शनल ऑफ x। तो फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब इन दोनों को पकड़ लो, तो यहां पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 1, तो फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा 1 से छोटा होता है। फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा 1 से छोटा होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल x की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 1। तो रेंज जो हो गई फ्रैक्शनल x की, रेंज हो गई क्लोज्ड 0 से ओपन 1, और डोमेन तो पूरा R है ही, डोमेन इज द एंटायर R। So that happens to be the domain of this function and this is the range of this function. फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x वह हमेशा 0 होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि फ्रैक्शनल ऑफ x 0 होता है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू इंटीजर,
क्योंकि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। और ये जीरो कब होगा सर? जब x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर होंगे। x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर कब होते हैं? जब x इंटीजर होता है। क्यों? इंटीजर पर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू डायरेक्ट x आ जाती है। तो इसलिए यह जीरो तब होता है जब x क्या हो? इंटीजर हो। यह चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा जीरो होगा। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा इंटीजर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो हो जाता है। यह जीरो क्यों होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में खुद बताना मुझको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दो बार फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाता है। क्यों आता है? सोच के बताइएगा। इसके लिए बस मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं कि अगर x 0 से 1 है, इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब फ्रैक्शनल ऑफ x जो कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, यह x ही हो जाएगा, है ना। तो यह है एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। इसी के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ x हमेशा फ्रैक्शनल ऑफ x ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब आप मेरे ख्याल से कारण समझ गए होंगे, तो नीचे मुझे जरूर समझाइएगा एक बार कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। एक और फूड फॉर थॉट आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। और साथ साथ फ्रैक्शनल ऑफ x, और यहां पर इसी तरीके से फ्रैक्शनल ऑफ x लगे हैं कितनी बार? 2025 टाइम्स ये लगे हुए हैं फ्रैक्शनल ऑफ x। ये वाले ये पूरे यहां से यहां तक ये कितनी बार लगे हैं? 2025 टाइम्स लगे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो है मुझे जरूर बताइएगा। और यहां पर अगर मैं यह लगा दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये जरूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फ्रैक्शनल ऑफ x की अगली प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस m। m गायब हो जाता है, इट ईट्स अवे द इंटीजर, वो इंटीजर को स्पिट आउट कर देता है, ये इंटीजर को हजम कर जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू इंटीजर। फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस x, यह होता है 1 अगर x इंटीजर नहीं है, और इंटीजर है तो वैल्यू हो जाती है 0। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है? इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा भाई, देखो। द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x इज दिस। ये लाइन आएगी y इक्वल टू x, और फिर यही लाइन आगे, फिर यही लाइन यहां, फिर यही लाइन आप पीछे बना सकते हैं। That is it. So that is the graph of fractional of x. 0 पर वैल्यू 0, ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x माइनस 1, और ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 2, यहाँ ओपन, और y इक्वल टू x माइनस 2, और यहाँ फिर से ब्लैंक डॉट, और यह लाइन है y इक्वल टू 1, ये वाली लाइन 1 है, एंड हियर यू हैव अ ब्लैंक डॉट। यहाँ पर फिर से आपके पास एक ब्लैंक डॉट होगा, और यहाँ ये -1, ये -2, ये लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1, और यह लाइन है y इक्वल टू x प्लस 2। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल x। और आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, f(x) बराबर फ्रैक्शनल ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है।
इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। इसका पीरियड कितना होता है? इसका पीरियड होता है 1। पीरियड t इज इक्वल टू 1, सो यू शुड रिमेंबर दिस। तो यह फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है। फिर मैं आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी और बता दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 अपॉन n, फिर प्लस सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n is equal to greatest integer of nx, where x belongs to R and n belongs to some natural number. This is called as Hermite's identity. तो ये चीज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं Hermite's identity and it holds for all x belonging to R and n belonging to integer. n किसको belong करेगा? Integer को. So this is called as Hermite's identity. Hermite's identity. So this is the Hermite's identity. We should remember this. ना जाने किस रूप में राम मिल जाए, ठीक है? तो यह चीज याद रखिएगा, हर्माइट्स आइडेंटिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी खत्म हुई। यहां हम आपको साथ साथ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दें। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस यानी कि हम फंक्शंस को कैसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सी अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। मान लीजिए वी हैव अ फंक्शन f, g are two functions with domain df, dg respectively। तो सबसे पहले उनका सम f plus g of x plus minus g, it is defined to be fx plus minus gx। इसी तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन f into g of x is fx into gx, और थर्ड इन दोनों का डिवीजन f by g of x is defined to be fx upon gx। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन होगा इसका will be equal to domain of f intersection domain of g। इसका डोमेन भी सेम होगा। तो मैं कह सकता हूं द डोमेन ऑफ दिस एज वेल एज दिस आर सेम। दोनों का डोमेन यही होगा। तो दोनों का डोमेन यही है, यानी डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। तो दिस इज द डोमेन ऑफ f इंटू जी, f प्लस जी और f माइनस जी। और fx बाई जी एक्स का डोमेन जो होगा वह है डोमेन कितना होगा? इसका डोमेन होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स सच दैट gx इज इक्वल टू 0। यानी इसमें वो x हटा देंगे जो कि जहां पर gx क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। वो सारे x हम यहां से हटा देंगे। सेट ऑफ ऑल x एट विच gx बिकम्स 0। नेक्स्ट आते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस पर। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होते हैं? कब हम कहते हैं दो फंक्शंस इक्वल या आइडेंटिकल हैं? इक्वल तब होते हैं जब डोमेन दोनों की सेम हो, दोनों की रेंज सेम हो और हर इनपुट पर दोनों का आउटपुट सेम आए। तो एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि दोनों की डोमेन सेम हो, रेंज सेम हो। ऐसे तो साइन और कॉस की डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। साइन अलग होता है, कॉस अलग होता है, तभी तो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो सिर्फ डोमेन और रेंज का सेम होना ही इक्वल या आइडेंटिकल के लिए काफी नहीं है। साथ में कंडीशन और लगेगी कि हर इनपुट पर उनका आउटपुट सेम आना चाहिए। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, f, g आर आइडेंटिकल।
are identical functions. Are identical functions. This implies and implies by y equal to fx and y equal to gx have same graph. Have same graphs. दोनों के ग्राफ कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो अगर दो फंक्शंस के ग्राफ बिल्कुल एक जैसे हैं तो वो दोनों इक्वल या आइडेंटिकल कहलाएंगे. और अगर इक्वल या आइडेंटिकल हैं तो दोनों के ग्राफ सेम होंगे. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर, यानी फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स, क्लासिफिकेशन बेसिकली, है ना. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. तो सबसे पहला है वन वन फंक्शन, या फिर जैसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, या जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन क्या होता है? अगर ए के, आपको पता है फंक्शन की जो परिभाषा उसके हिसाब से ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और वो एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए. यानी यहां से एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से एसोसिएट होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है दो अलग अलग एलिमेंट एक ही से एसोसिएट हो जाएं. ऐसा जरूर हो सकता है. वन वन फंक्शन कहता है कि अगर ए के अलग अलग एलिमेंट्स लिए जाएं तो उनकी जो इमेजेस आनी चाहिए वो भी अलग अलग आनी चाहिए. कुल मिलाकर नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव द सेम इमेज इन बी. दोबारा सुन लीजिए क्या बोला मैंने. वन वन फंक्शन का मतलब है नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए शुड हैव द सेम इमेज इन बी. यानी कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स विल ऑलवेज हैव टू डिफरेंट इमेजेस. देयर इमेजेस कैन नॉट बी सेम. जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर है, क्या ये फंक्शन वन वन होगा? नहीं, ये फंक्शन वन वन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वन वन? क्योंकि अगर -1 डालूं तो भी आउटपुट 1 आता है, 1 डालूं तो भी आउटपुट 1 आता है. therefore this function is not 1 1. सिग्नम फंक्शन क्या 1 1 है? 2 पर वैल्यू सिग्नम की 1 आएगी, 3 पर वैल्यू भी 1 आएगी, तो डेफिनेटली वह भी 1 1 नहीं है. क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 1 है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. क्या लॉगरिथमिक फंक्शन 1 1 है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, तो यह हो गया वन वन फंक्शन. मेनी वन, इस सब पर मत जाना. मेनी वन का मतलब है जो वन वन नहीं होता वो मेनी वन होता है. सिंपल सी परिभाषा है. अ फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज मेनी वन. दैट इज इट. So you need not fall into all these English things. क्या बोला मैंने? वन वन क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग. किन्हीं दो सेम एलिमेंट, किन्हीं दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं आनी चाहिए. और अगर ऐसा हो जाए तो वन ही वन हो जाएगा. यानी क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया के सारे फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वन वन या मेनी वन? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वन वन की झोली में नहीं गिरा वो मेनी वन की झोली में गिर जाएगा, और जो मेनी वन की झोली में नहीं गिरा वो वन वन की झोली में गिरेगा. ठीक है ना. क्या हम दुनिया के सारे लोगों को दो में बांट सकते हैं, स्त्री और पुरुष? सोचना. ठीक है, हाँ, तो मेनी वन. तो फंक्शंस को तो बांट सकते हैं वन वन और मेनी वन. अब सवाल उठता है पता कैसे लगाएंगे कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है. A continuous function which is always increasing or decreasing in its entire domain. अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो अपनी डोमेन में लगातार बढ़ता रहे या लगातार घटता रहे, ऐसा फंक्शन हमेशा वन वन होता है. A function is one one if and only if a horizontal line intersects its graph at most once. यानी कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को हद से हद एक ही पॉइंट पर काटे तो हम कह सकते हैं फंक्शन वन वन होगा. इसको कंफ्यूज मत करिएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ. वो फंक्शन के लिए था, उसमें लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात की थी, यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात की जा रही है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं e की पावर x यह फंक्शन देख लूं, e की पावर x यह फंक्शन देख लूं, तो इफ आई लुक एट दिस फंक्शन और मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वो इसको हद से हद कितने पॉइंट पर काटेगी? एक पॉइंट पर काटेगी. तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स पक्का वन वन है. ये कैसा फंक्शन है? वन वन. और गौर से देखिए फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है. ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है. तो अगर कोई फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है लगातार, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वैसा फंक्शन हमेशा कैसा होता है? वन वन होता है. और दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, if every horizontal line intersects the graph of f at most one point, then it is 1 1. many one कब होगा? देखिए many one कब होगा? अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या मॉड्यूलस x 1 1 है, आप कहोगे नहीं.
क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन उसे 2 पॉइंट पर काट जाएगी, तो वो 1 1 नहीं है। एनी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इज सेड टू बी मेनी वन, क्योंकि अगर लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन में, तो उसको टर्न लेना पड़ेगा, और जैसे ही टर्न लेगा, या तो यू टर्न लेगा या शार्प टर्न लेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा उसको 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाएगी, और उस वक्त वो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको क्लास में अक्सर ऐसा बोलते थे कि भैया अगर फंक्शन की मां जिंदा है, या तो मैक्सिमा या फिर मिनीमा, दोनों मां में से एक, मैक्सी वाली या मिनी वाली, दोनों में से एक भी मिल जाए, फंक्शन अनाथ नहीं है, तो मान लेना फंक्शन मेनी वन होगा। और फंक्शन की इफ यू फाइंड देयर इज नो मां, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड देयर इज नो मां, देन इट इज 1 1। बट इफ देयर इज मां, देन द फंक्शन इज मेनी वन। जैसे अगर मैं बात करूं fx बराबर एक्स स्क्वायर की, तो भैया 0 पर क्या है इसकी मिनीमा, तो डेफिनेटली यह क्या हुआ, यह मेनी वन हो गया। तो जिस भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनीमा जिंदा है, वह फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन होगा। तो कभी भी आपको फंक्शन पता लगाना हो 1 1 है या मेनी वन है, तो मां का पता लगाओ। अगर मां मिल जाए तो समझ जाना कि फंक्शन कैसा है, 1 1, फंक्शन मेनी वन नहीं है, अगर मिल जाए तो, ठीक है ना। e की पावर x है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, तो इसलिए वो कैसा हुआ, 1 1 हुआ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक फंक्शन ये बना लें, सपोज दिस इज अ फंक्शन, तो यह फंक्शन क्या हुआ, क्या ये मैक्सिमम इसकी मैक्सिमा है, सर इट हैज अ मैक्सिमम बट नॉट अ मिनिमम, तो यह फंक्शन भी कैसा है, सर मेनी वन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसे 2 पॉइंट से ज्यादा पर काट जाती है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, देखिए एक चीज और याद रखिए, मेनी वन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। तो अगर सेट ए से सेट बी पर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, कितने बन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, दोनों को जोड़ लिया जाए, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। वैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, इफ एन ऑफ ए बराबर P हो और n ऑफ B बराबर Q हो, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B होंगे Q टू द पावर P, Q टू द पावर P, यानी कि इसको ऐसे याद रखें, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर एन बी टू द पावर एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता लगाएंगे, ये आप उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से पता लगाते हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर दैन 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0, या फिर कभी कभी बीच में इक्वल टू 0 हो जाता है एट सम सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन इन दैट केस द फंक्शन शैल बी इंक्रीजिंग। और अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 0 है और बीच में कभी कभी ये 0 हो जाता है, तो ऐसा फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा। तो मान लो हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और वह डेरिवेबल फंक्शन है बल्कि, और उसका डेरिवेटिव हमेशा अपनी डोमेन में पॉजिटिव रहता है या बीच में कभी कभी 0 हो जाता है, तो ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इसलिए 1 1 होगा। और इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है बल्कि डेरिवेबल हो और उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहे या बीच में कभी कभी 0 होता हो डिस्क्रीट पॉइंट्स पर, लगातार नहीं, है ना। लगातार क्यों नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, लगातार 0 होने पर क्या दिक्कत हो जाएगी, वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इफ the derivative of function becomes 0 at some set of discrete points and at the remaining part of the domain it is always negative, then in that case function is decreasing and hence it will be 1 1, और जो 1 1 नहीं वो many 1 होगा। अब बात करते हैं onto function की या फिर surjective function की या फिर surjection की। onto function क्या होता है, a function from a to b is said to be onto or surjective or surjection if
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन ए। यानी कि अगर मैं आपको फंक्शन की परिभाषा के अनुसार चलूं तो आपको मालूम होगा कि ए में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए, हर एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन बी में डेफिनेटली कुछ खाली एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी वो फंक्शन होता। लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि ए में तो वैसे ही खाली नहीं हो सकते, है ना, ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड होगा। लेकिन ऑन टू फंक्शन कहता है बी का हर एलिमेंट मैपिंग में यूटिलाइज होना चाहिए, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ बी शुड हैव अ प्री इमेज इन ए। कहने का मतलब है रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, रेंज और कोडोमेन हमेशा बराबर होनी चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम में हमें फंक्शन की कोडोमेन नहीं दी जाए तो हम उसकी कोडोमेन को आर मानते हैं। सो इफ कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट इज कंसिडर्ड टू बी आर, और आर का मतलब पूरा रियल नंबर्स माना जाता है। और अगर मुझे किसी फंक्शन का कोडोमेन हमें देखना है, कोई फंक्शन ऑन टू है, तो कैसे चेक करेंगे? ऑन टू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन टू देखने के लिए हम उसकी रेंज निकालेंगे, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू होगा। हर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इन आर इज ऑन टू। याद रखिएगा एक छोटी सी बात और, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिफाइंड ओवर आर, डिफाइंड ओवर आर, डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइंड ओवर आर, हैज its range, has its range as R, has its range as R। तो याद रखिएगा उसकी रेंज भी पूरा R होती है हर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की। डिफाइंड ऑन R हैज इट्स रेंज एज R। इवन डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा सबसेट ऑफ R होती है, यह भी पॉइंट याद रखने लायक है। एवरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल, every even degree polynomial has a range which is a proper subset, which is a proper subset of R। उसकी रेंज कभी भी R के बराबर नहीं होती। has a range which is a proper subset of R। तो इसकी रेंज कभी भी पूरा R नहीं हो सकती, जबकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड ओवर R हैज इट्स रेंज एज R। तो ऑन टू समझ में आया? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू पता लगाने का तरीका क्या होगा? आप रेंज निकालिए फंक्शन की, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर जाए फंक्शन ऑन टू। तो बहुत सरल सरल से तरीके हैं जिससे आप किसी फंक्शन को वन वन मैनी वन जांच सकते हैं, या फिर ऑन टू पता लगा सकते हैं ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के बाद आता है इन टू। इन टू क्या होता है? जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है, खत्म बात। अगर रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन विल बी इन टू, खत्म, इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और एक फंक्शन, अ फंक्शन विच इज वन वन प्लस ऑन टू, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, is said to be a bijective function, is said to be a bijective function। उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर बाइजेक्शन, या फिर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं उसको, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, या फिर इनवर्टिबल, या फिर बाई यूनिफॉर्म भी बोला जाता है। लिखने की जगह नहीं है, बस इतना बहुत है, इतने नाम बहुत है, ठीक है। तो जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो इन्वर्टेबल या फिर बाइजेक्टिव या फिर नॉन सिंगुलर या फिर बाइजेक्शन कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑड और इवन फंक्शन पर। ऑड इवन क्या होते हैं? ये दिल्ली वाला ऑड इवन नहीं है। हाँ, ये ऑड इवन क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर x a में है तो माइनस एक्स भी a में होना चाहिए। जैसे 1 अगर a में है तो माइनस 1 भी a में होना चाहिए, अगर 2 a में है तो माइनस 2 भी a में होना चाहिए। तो ऐसा सेट है a।
तो अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन ऐसे सेट पर डिफाइंड है ए पर, तब हम पता लगा सकते हैं कि वो इवन है, ऑड है, या फिर कुछ भी नहीं है। और क्या कहता है इवन, कि अगर एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर वापस एफ एक्स आ जाए, यानी सेम टू सेम वापस आ जाए एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है। कहने का मतलब है वो एक्स पर और माइनस एक्स पर सेम आउटपुट दे, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। तो अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द सेट ए विच आई हैव टोल्ड कि ए कैसा सेट होना चाहिए, तो ऐसा फंक्शन इवन कब कहलाएगा? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स ये जीरो के बराबर हो जाए, तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक फंक्शन ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप समझ सकते हैं जो इसकी डोमेन आएगी मेरे ख्याल से -1 से 1 आएगी, है ना। इसकी डोमेन क्या आएगी? इसकी डोमेन आएगी -1 से 1, -1 से 1 विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो ये इस तरह के सेट पर डिफाइंड है। और अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स आपसे पूछूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स आप बोलोगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ 1 माइनस एक्स upon 1 plus x to the power -1, and this minus will be ln of 1 minus x upon 1 plus x, and this is nothing but minus fx। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो दिस इंप्लाइज f is ऑड फंक्शन। तो इसी तरीके से इवन फंक्शन क्या होता है? जिसमें x की जगह माइनस एक्स रखने पर सेम टू सेम फंक्शन वापस आ जाए, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। इन दोनों की खासियत क्या होती है? इवन फंक्शन के ग्राफ्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, याद रखिएगा। ग्राफ्स ऑफ इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, या फिर कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जैसा ग्राफ, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन। जैसे ये फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या फिर यूं कहूं कि सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा ऊपर फर्स्ट में वैसा थर्ड में नीचे, जैसा सेकंड में ऊपर वैसा फोर्थ में नीचे, ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं ऑड फंक्शंस। इनके ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। इवन फंक्शन जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके ग्राफ सिमेट्रिक है किसके अबाउट? y axis के अबाउट। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y axis। y is equal to cos x, खुद देख लें। y equal to cos x is also an even function। cos of minus theta is equal to cos theta। cos of minus x is equal to cos x। तो यह ग्राफ फिर से सिमेट्रिक है किसके अबाउट? y axis के अबाउट। तो यह ग्राफ y axis के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, यह ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट्स में या फिर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। दुनिया का हर फंक्शन ऑड या इवन नहीं होता। दुनिया का हर फंक्शन 1 1 या मेनी 1 तो होता है, ऑन 2 या इन 2 तो होता है, लेकिन वह ऑड या इवन नहीं होता। तो फंक्शन में नीदर बी ऑड नॉर इवन, और ऊपर तो हमने डिफाइन कर ही रखा है, वो पहले ही बता दिया। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन, और साथ साथ जो ऑड भी हो इवन भी हो, ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो है जीरो फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यही एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है और ऑड भी है और इवन भी है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। हर कांस्टेंट फंक्शन इवन फंक्शन होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर, फंक्शन ऑन आर डिफाइंड ऑन आर इज इवन फंक्शन। यह फंक्शन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन आर इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये बता चुके हैं हम आपको। और एक बहुत ही स्पेशल नोट याद रखिएगा, अगर f ऑफ a प्लस एक्स और f ऑफ a माइनस एक्स बराबर हैं तो ये फंक्शन हमेशा a के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्यों? इसे ऐसे समझें, a से x कदम आगे, a से x कदम पीछे, a से x स्टेप्स आगे, a से x स्टेप्स पीछे, फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ग्राफ a से आगे जैसा बनेगा a के पीछे भी वैसा बनेगा। इसका मतलब ग्राफ x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना।
तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। तो कई बार ऐसा लिखा रहता है f ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, तो जैसे ये लिखा हो दिमाग में तुरंत बिजली कौन जानी चाहिए कि भैया इसका ग्राफ तो x इक्वल टू 2 जो लाइन बनेगी इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसा दाईं ओर दिखाई देगा x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट, वैसा ही बाईं ओर दिखाई देगा, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि एवरी फंक्शन विच हैज माइनस एक्स इन इट्स डोमेन व्हेनेवर x इज इन इट्स डोमेन, है ना, ऐसे फंक्शन को हम हमेशा, यानी वो एक सेट A जैसे सेट पर डिफाइंड होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम हमेशा fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, जहां ये फंक्शन इवन है और ये फंक्शन ऑड है। तो एवरी फंक्शन f डिफाइंड ऑन अ सेट A which we have defined earlier can be expressed as sum of an even function as an odd function। दोनों के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और इवन में कैसे लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, और ऑड में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये लिखा जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके ऊपर जेई मेंस एक बार सवाल पूछ भी चुका है अभी। और अगर एफ एक्स ऑड है और जीरो पर डिफाइंड है तो एफ जीरो जीरो होगा। यह चीज याद रखे कि अगर एफ ऑड है और जीरो पर डिफाइंड है तो एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर साइन एक्स ऑड फंक्शन है, साइन जीरो जीरो होता है। टैन ऑड फंक्शन है, टैन ऑड फंक्शन है, टैन जीरो जीरो होता है। कॉट भी एक ऑड फंक्शन है लेकिन वो जीरो पर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए कॉट जीरो जीरो नहीं होता। तो यहां शर्तें लागू कि अगर वो जीरो पर डिफाइंड है और ऑड है तो जीरो पर वैल्यू जीरो ही आएगी। नेक्स्ट बात अब हम करने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या है? अभी अभी हमने वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू फंक्शन पढ़ा। इनवर्स फंक्शन उसी से एसोसिएटेड है। मान लीजिए एफ एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, यानी वन वन है और ऑन टू है। तब ऐसी स्थिति में देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन which does just the reverse of what the function f does। यानी अगर ये f a में से x उठाकर उसका y बनाता है तो f इनवर्स उस केस में क्या करेगा, उस y का उठाकर वापस x बना देगा। यानी इट डज जस्ट द अपोजिट व्हाट f डज, ये उसका बिल्कुल उल्टा करता है। और ऐसा फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब f वन वन हो और ऑन टू हो। तो अगर f एक वन वन और ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, देन इन सच अ सिनेरियो देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन फ्रॉम b टू a which does just the opposite of what f does। यानी कि अगर fxy है तो यह फंक्शन g जो b टू a होगा वो y का वापस x बना देगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ कैसे फंक्शंस के एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्स फंक्शंस are defined only for कैसे फंक्शंस, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो ध्यान रखिए, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो पहली चीज तो ये कि इनवर्स फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। दूसरी बात, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। हाँ, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन हैज अ यूनिक इनवर्स फंक्शन। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन हैज अ यूनिक इनवर्स फंक्शन। यानी एक फंक्शन के, एक बाइजेक्टिव फंक्शन के एक से ज्यादा इनवर्सेस संभव ही नहीं है। अ बाइजेक्टिव फंक्शन हैज अ यूनिक इनवर्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं एफ एक्स बराबर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू जीरो टू इंफिनिटी आर प्लस कह लूं, और एफ एक्स है ई की पावर एक्स। ये फंक्शन कैसा है सर, ये वन वन है और ऑन टू भी है, तो उसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स जो है वो आर प्लस से आर होगा, और वो क्या है इस केस में, वो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ln x। अब देखो ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट करता है। अपोजिट कैसे करता है जरा देखो, f ऑफ 2 इज f ऑफ e स्क्वायर। अगर मैं f इनवर्स ऑफ e स्क्वायर डालूं तो देखो ये बन जाएगा ln ऑफ e स्क्वायर।
2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ln e स्क्वायर, 2 ln e, और वही कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर 2 डालने पर e स्क्वायर बना था, इसमें e स्क्वायर डाला तो 2 बन गया। इट डस जस्ट द अपोजिट टू व्हाट द गिवन फंक्शन डस। सवाल उठता है कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए, मेथड टू फाइंड इनवर्स, हाउ डू वी फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। इन ऑर्डर टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, y बराबर एफ एक्स लिखो। y बराबर एफ एक्स लिखने के बाद, है ना, y बराबर क्या लिखे आप, एफ एक्स। यू राइट डाउन y इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे ही आपने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा, उसके बाद सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल। यानी कि आपने y इक्वल टू एफ एक्स लिखा, फिर x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, अगर संभव हो तो तभी इनवर्स निकाल पाओगे। अगर संभव हो तो निकाल लो, नहीं हो तो फिर कह दो भैया इनवर्स हम नहीं निकाल पा रहे इसका। तो अगर संभव हो तो x की वैल्यू फाइंड करो, किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में वैल्यू फाइंड करो x की। यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, और फिर क्या करेंगे, y की जगह x रख देंगे और x की जगह y रख देंगे। दैट गिव्स यू द इनवर्स फंक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह से आपको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अभी अभी बिल्कुल ताजा ताजा मैंने y इज इक्वल टू e की पावर x का इनवर्स लिखा था, है ना, एफ एक्स बराबर e की पावर x, ये लिखा था। तो इनवर्स कैसे निकालें, y बराबर e की पावर x, फिर x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, दोनों साइड लॉग ले लें, टू द बेस e, x बराबर ln y, फिर x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो। अब y क्या है, f इनवर्स ऑफ x, और ये हो गया ln x, एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी आप जाकर क्लास इलस्ट्रेशंस को ट्राई कर सकते हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस कराएं जाकर देख सकते हैं, 2-4 इस पर आपको अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। ये है इम्पॉर्टेंट है ना, इनवर्स ऑफ फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ में चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है 1 1 ऑन टू मेनी वन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कब फंक्शन 1 1 मेनी वन ऑन टू इन टू होता है, ये सब आप ज़रूर से अच्छे से जाकर एक बार विजिट करिएगा। क्वेश्चंस को क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ट्राई करने चाहिए इस मोड पर, ताकि आपको एक और अच्छी होलिस्टिक फील आ जाए, ठीक है, सवालों की। तो यहाँ पर तो हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकली आपके सामने चैप्टर खोल दे रहे हैं, बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखिएगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स and y equal to f inverse of x are mirror images of each other, are mirror images of each other about line y equal to x, about line y equal to x। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x के अबाउट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर आप fx के ग्राफ का इमेज ले लें अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, देन यू शैल गेट द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो आपको उसके इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी अभी हम जो काम कर रहे थे y इक्वल टू e की पावर x, यहां पर यह लाइन है y इक्वल टू x, और अगर मैं यहां क्या करूं, हर पॉइंट का यहां इमेज लेता जाऊं इस लाइन में, इफ आई गो ऑन टेकिंग द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट इन दिस लाइन, if I go on taking the image of every point in this line, then I shall get the graph of, मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ ग्राफ मिल जाएगा किसका, ln ऑफ x का। अगर आप ऐसे करके हर किसी पॉइंट का इमेज लेते जाएंगे तो आपको यहाँ ग्राफ मिल जाएगा ln x का। यू विल गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ln x। यह ग्राफ हो गया y इक्वल टू ln x का, f इनवर्स ऑफ x, और यह है एफ एक्स का। तो द ग्राफ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यहां एक अहम बात और, सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स x lie on line y इक्वल टू x और on a line with slope minus
1। यानी कि जो भी एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करते हैं, या फिर एक ऐसी लाइन पर जिसका स्लोप -1 होता है। तो कभी भी आपको टू सॉल्व एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स क्या करना चाहिए? पुट एफ एक्स बराबर एक्स एंड सॉल्व। तो इससे आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन क्या सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? मैक्सिमम टाइम्स तो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी जो सॉल्यूशंस होंगे वो y एक ऐसी लाइन पर लाई करेंगे जिसका स्लोप -1 होगा। सर वो सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? उन सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन तब उत्पन्न होते हैं जब f में a डालने पर आंसर b आए और b डालने पर वापस वैल्यू a आ जाए। फॉर अदर सॉल्यूशंस क्या करो? फॉर अदर सॉल्यूशंस क्या करें आप? पुट एफ ए बराबर बी, एफ बी बराबर है जहां ए और बी बराबर नहीं है, एंड सॉल्व फॉर ए एंड बी, एंड सॉल्व फॉर ए कॉमा बी, है ना। ए और बी की वैल्यू निकालो। तो जो ए और बी की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी वह भी सॉल्यूशंस को कंट्रीब्यूट करेगी, तो ध्यान रखिए कभी भी एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है तो 99.99% टाइम्स तो आपको सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर एक्स रखकर ही मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सॉल्यूशंस y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही लाई ना करें, एक ऐसी लाइन पर लाई करें जिसका स्लोप -1 है। तो वो सॉल्यूशंस का पता कैसे चलेगा? अगर आप एफ ए बराबर बी रख दें और एफ बी बराबर ए रख दें, इन दोनों को सॉल्व करें, ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें और ए और बी मिल जाते हैं तो वह भी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वह भी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ग्राफिकली मैं बस इतना बता दूं कि अगर ग्राफ कभी भी y इक्वल टू एक्स को क्रॉस नहीं करता, फिर इस तरह के सॉल्यूशंस जो कि -1 लाइन, स्लोप वाली लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। इफ द ग्राफ डज नॉट क्रॉस द लाइन y इक्वल टू एक्स, देन यू कैन नेवर हैव द सॉल्यूशंस विद स्लोप which lie on the slope, with lie on the line with slope -1। ज्यादा जानकारी के लिए इस लेक्चर को थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इस लेक्चर को आप जाकर वहां पर जो क्लास में लेक्चर किया है उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया गया है, यहाँ इतनी डिटेल में बताना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको डेफिनेटली एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहां कवर कर दिया, बता दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर एक्स रखकर सॉल्व कर लो। और अगर y इक्वल टू एक्स लाइन को ग्राफ क्रॉस कर रहा है तो उस केस में हो सकता है जो सॉल्यूशंस हैं वो एक ऐसी लाइन पर लाई करें जिसका स्लोप -1 हो। और वो सॉल्यूशन का पता कैसे चलेगा? एफ ए बराबर बी रख दो, एफ बी बराबर ए रख दो और ए और बी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करो। अगर ए और बी मिल जाते हैं तो यह भी सॉल्यूशंस हो जाएंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लाइन के। ठीक है भाई, तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, हमने बता दिया आपको। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन, है ना। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। और साथ में इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस, एफ ए से बी, जी बी से सी, ये दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, तो इनका कंपोजिट फंक्शन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शन गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। और गॉफ कहां से कहां डिफाइंड होगा? गॉफ होगा ए टू सी, गॉफ होगा ए टू सी, तो गॉफ भी एक बाइजेक्शन होगा। अभी मेरे ख्याल से ये पॉइंट अगर आपको अभी नहीं सुनना तो 2 मिनट के लिए रुक जाएं, क्योंकि अभी हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो शायद वहां से और क्लियर हो जाएगा। और ऐसे केस में गॉफ कैसा होगा? बाइजेक्शन होगा। ये कौन से पॉइंट से हुआ? पॉइंट नंबर 2 से, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है दो बाइजेक्शंस का कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्ट, मतलब यहां इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, तो ये बाइजेक्शन होगा। और इसका इनवर्स जो होगा, पॉइंट नंबर 2 से नहीं हुआ भाई, है ना, हाँ वो अभी आगे होगा। ये बराबर होगा एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। ये क्या है? एक तरीके से रिवर्सल लॉ। ये क्या है? रिवर्सल लॉ है। दिस इज रिवर्सल लॉ, दिस इज रिवर्सल लॉ। थर्ड पॉइंट को अभी के लिए अगर आप चाहो तो ओमिट कर सकते हो, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। एक चीज ये देखें, g is the inverse function of f, then the inverse function of g is f। अगर g f का इनवर्स है तो g का इनवर्स f होगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए f इनवर्स का इनवर्स वापस f ही होता है। द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। ठीक है, तो अगर g f का इनवर्स है तो g का इनवर्स वापस f होगा। इनवर्स ऑफ एंड द ग्राफ्स ऑफ मिरर इमेजेस हम बता चुके, बाकी हम यहां पर आपको सब
ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आते हैं कंपोजिट फंक्शन पर। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड कंपाउंड। कंपोजिट फंक्शन कहां से आता है? कंपाउंड वर्ड से आता है। कंपाउंड होता है समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। तो कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन फंक्शन। और अक्सर हम इसका एग्जाम्पल जो क्लास में देते हैं वो देते हैं कि मान लो बाजार में दो मशीन मिलती हैं। एक तो है आटा चक्की, जिसमें एक तरफ से गेहूं डालो, बाहर आपको क्या मिलेगा? आटा। और दूसरा है चपाती मेकर। दूसरा है चपाती मेकर, इसमें क्या डाला? आटा, और बाहर मिला चपाती। बाहर मिला चपाती। अगर आपने इन दोनों मशीन्स को कंबाइन कर दिया और एक अलग बॉक्स में रख दिया, इफ यू कंबाइन दीज टू मशीन्स एंड पुट देम इन अ बॉक्स, तो यहां पर आप सीधा ए इनपुट डालेंगे जो कि होगा गेहूं, और यहां सीधा ये आउटपुट देगा बी में। ये आउटपुट कहां देगा? सेट बी में आउटपुट देगा। इट विल गिव यू एन आउटपुट इन बी, और ये जी उस आउटपुट को उठाएगा एंड फाइनली आउटपुट देगा सी में। यानी आपने इनपुट डाला ग्रेन, आटा, सॉरी गेहूं, तो बाहर आउटपुट मिला आटा। इसने आटा उठाया और बाहर दे दिया चपाती। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इनपुट जो डाला था गेहूं और बाहर आउटपुट क्या मिल गया? सीधा चपाती। तो दिस विल बी अ न्यू मशीन विच ट्रांसफॉर्म्स व्हीट इनटू चपातीज डायरेक्टली। तो यह जो मशीन होगी, इन दोनों की कंपोजिट मशीन होगी। इस मशीन के अंदर असली में देखा जाए ये एक मशीन नहीं, इसके अंदर दो मशीन मिलकर काम कर रही हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज गॉफ। इस मशीन का नाम ही गॉफ है। तो गॉफ क्या हुआ? अगर f एक फंक्शन है a टू b, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, ये f है और ये है g है, फ्रॉम b टू c। और f ने मान लो a का b बनाया और यह b को c बनाता है। तो गॉफ इज अ फंक्शन डायरेक्टली फ्रॉम a to c defined by this a to c, यानी गॉफ ऑफ a will be directly c। यानी ये फंक्शन डायरेक्टली a के इनपुट्स को c में ट्रांसफॉर्म कर देता है, c के एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन गॉफ x जो काम करता है वो कुछ ऐसे काम करता है। गॉफ ऑफ x, जैसे मान लीजिए आपने यहां से x उठाया, तो ये बाहर क्या देगा? fx। अब ये fx कहां मिला? b में मिला। अब ये b से उठाएगा और इसको फाइनली बाहर देगा g ऑफ fx, और ये कहां मिलेगा? c में। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो f ऑफ, हमने f में डाला a, बाहर मिला b, और फिर g ने इसी fa को उठाया, यानी कि b को उठाया और इसे फाइनली दे दिया बाहर c पर। तो g ऑफ fa becomes c, यानी गॉफ ऑफ a becomes c। गॉफ ऑफ a becomes c, g कंपोजिट f। तो गॉफ ऑफ x क्या होता है? याद रखिएगा, इट इज नथिंग बट g ऑफ fx। गॉफ बनने के लिए क्या जरूरत होगी? सर जरूरत यह होगी, गॉफ तभी बनाया जा सकता है जब f से जो भी बाहर निकला हो वो g में जाने लायक हो। आपने इसमें गेहूं डाली, बाहर आया आटा, तो डेफिनेटली जी का जो इनपुट है वो आटा ही है, क्योंकि वो आटे को ही ट्रांसफॉर्म करती है चपाती में। तो ये जी का क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो आउटपुट ऑफ एफ शुड बी एन इनपुट ऑफ जी। इस बात को मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? एफ का आउटपुट क्या होता है? उसकी रेंज, और जी का इनपुट क्या होता है? उसकी डोमेन। तो गॉफ के डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन हो गई? फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड क्या कहना चाहिए हमें? सर गॉफ के डिफाइंड होने के लिए रेंज ऑफ एफ शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ शुड बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन गॉफ विल बी डिफाइंड। तब गॉफ डिफाइंड हो जाएगा, है ना? सो ऐसे लिख देता हूं, बल्कि इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं अगले पेज पर। और कैसे लिखता हूं जरा ऐसे देखना, यहां लिखता हूं। हाँ, इफ range of f is a subset of domain of G, then Goff is defined.
देन गॉफ इज डिफाइंड, तब गॉफ डिफाइंड होता है, क्योंकि जो एफ से बाहर निकला वो जी में जाने लायक है। तो रिमेंबर दिस। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, रेंज ऑफ गॉफ, रेंज ऑफ गॉफ ये हमेशा सबसेट होता है रेंज ऑफ जी का। रेंज ऑफ गॉफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी, क्योंकि गॉफ से जो भी बाहर आएगा वो अल्टीमेटली कहां से बाहर आएगा, जी से बाहर आएगा। देखो फाइनल आउटपुट किसका होगा, जी का होगा, तो जीए फाइनल जो मशीन से बाहर आउटपुट आएगा वो जी से बाहर आएगा, तो जी से बाहर जो भी आएगा वो डेफिनेटली जी की रेंज में मिलेगा। तो इसलिए गॉफ का जो भी आउटपुट होता है वो हमेशा आउटपुट ऑफ जी का सबसेट होता है। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात है कुछ गॉफ के बारे में, कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी गॉफ और फॉग आमतौर पे बराबर नहीं होते हैं। गॉफ एसोसिएटिव होता है, गॉफ एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, प्रोवाइडेड हर जो कंपोजिशन है वो डिफाइंड हो। थर्ड, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज द बाइजेक्शन। देखिए उसी का यूज मैं यहां आपको बता रहा था, यहां जो हमने इनवर्स में मैं आपको बोल रहा था पॉइंट नंबर 2, वो जो थर्ड है, तो देखो एफ भी बाइजेक्शन है, जी भी बाइजेक्शन है, तो गॉफ भी अपने आप में बाइजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम देख रहे हैं कि दो कंपोजिट फंक्शंस का बाइजेक्शन, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस का कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होता है। द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज आल्सो अ बाइजेक्शन। तो अगर एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो गॉफ भी अपने आप में क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और जब गॉफ बाइजेक्टिव होगा तो वो इन्वर्टेबल होगा, और जब वो इन्वर्टेबल होगा तो गॉफ का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और गॉफ का इन्वर्स क्या होगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा, एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स। क्लास में इसके ऊपर भी प्रॉब्लम कराया, जाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। तो यहां पर एक एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपका रिवाइज होता जा रहा है साथ साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात अच्छे समझ में आ गई, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज आल्सो अ बाइजेक्शन, यह याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यूज को पीरियोडिकली रिपीट करें, ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ is said to be periodic, is said to be periodic। अब कहते हैं किसी फंक्शन को पीरियोडिक, is said to be periodic if there exists a t greater than 0 such that f of x plus t बराबर fx आ जाए for all x belonging to domain of f। तो कोई फंक्शन पीरियोडिक तब कहलाता है जब उसमें x की जगह x प्लस टी रखने पर वैल्यू वापस की कैसी आ जाए, सेम आ जाए, यानी ये फंक्शन अपनी वैल्यूज को लगातार रिपीट करते हैं, कितने अंतराल के बाद, t अंतराल के बाद। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान यह होती है, ध्यान से सुनिएगा, इनकी पहचान क्या होती है, ग्राफिकल पहचान, ग्राफ्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, periodic functions have a repeating pattern, have a repeating pattern in their graphs, have a repeating pattern in their graphs। उनके ग्राफ में क्या होता है, एक रिपीटिंग पैटर्न होता है उनके ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न होता है इन देयर ग्राफ्स। कुछ एग्जांपल्स जो हम देना चाहेंगे किसके, पीरियोडिक फंक्शन के। तो पीरियोडिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सबसे पहला एग्जाम्पल तो है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका पीरियड कितना है, अच्छा यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस टी शुड बी इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ में एक्स प्लस टी रखने पर वापस एफ एक्स आए, यानी जो वैल्यू एक्स पर आ रही है वही एक्स प्लस टी पर आनी चाहिए। तो यानी जो वैल्यू 1 पर आई है वही 1 प्लस टी पर आनी चाहिए, जो वैल्यू 2 पर आई है वही 2 प्लस टी पर आनी चाहिए, यानी कि वैल्यू लगातार टी डिस्टेंस के बाद क्या करनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ये पॉइंट, जो ये नंबर है टी को बोलते हैं, टी इज कॉल्ड एज अ पीरियड, टी इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ f is called as a period of f। इसको क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है f का। while the smallest possible value
positive value, definitely smallest possible value is called, smallest possible value of t is called fundamental period of function, is called fundamental period. उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं. इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन. उसको फंडामेंटल पीरियड बोला जाता है फंक्शन का. तो ये चीज याद रखें. जैसे कि साइन की वैल्यू अगर देखा जाए, साइन 4 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स ही होता है. साइन 4 पाई प्लस एक्स इज एक्स. साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स, वह भी एक्स होता है, साइन एक्स होता है. साइन 4 पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स. साइन 6 पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स. साइन 8 पाई प्लस एक्स इज अगेन साइन एक्स. तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी जैसी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब साइन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है. लेकिन इसमें सबसे छोटी वैल्यू अगर देखी जाए तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स. 2 पाई से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें काम नहीं करेगी. इसलिए साइन का जो फंडामेंटल पीरियड है वह हो गया 2 पाई. जबकि 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई भी इसके पीरियड्स होंगे, लेकिन फंडामेंटल पीरियड सिर्फ क्या होगा? 2 पाई. फंडामेंटल पीरियड में हम बार बार फंडामेंटल शब्द नहीं जोड़ते हैं. जब हम बोला जाए पीरियड, तो पीरियड का मतलब एसेंशियली फंडामेंटल पीरियड से ही होता है. तो साइन एक्स इसका पीरियड, या यूं कहूं कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? सर इसका पीरियड होगा 2 पाई. अगला फंक्शन कॉस एक्स, इसका पीरियड भी 2 पाई. टैन एक्स, कॉट एक्स का पीरियड इनका पीरियड है पाई. सेक एक्स, कॉस एक्स का पीरियड सेक एक्स, या फिर कोसेक एक्स का पीरियड, इनका पीरियड भी 2 पाई ही होता है. तो ऑल दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस. फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसका पीरियड होता है 1. फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, इसका पीरियड होता है 1. तो एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल एक्स, इसका पीरियड 1 होता है. जो फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते उन्हें हम अनपीरियोडिक नहीं कहते, अपीरियोडिक कहते हैं. तो फंक्शंस विच आर नॉट पीरियोडिक, फंक्शंस विच आर नॉट पीरियोडिक आर कॉल्ड, which are not periodic are called aperiodic. क्या बोलते हैं? अपीरियोडिक. अनपीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक भी बोल सकते हैं, लेकिन जो टर्म है मैथमेटिक्स में वो है अपीरियोडिक, वो अपीरियोडिक है. तो पीरियोडिक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें. सबसे पहली, ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस, सेक, कोसेक, इन सब का पीरियड 2 पाई होता है. यानी कल को कोई पूछे साइन क्यूब का पीरियड, टैन क्यूब का साइन क्यूब का पीरियड, कॉस क्यूब का पीरियड, सेक क्यूब का पीरियड, कोसेक क्यूब का पीरियड, इन सब का पीरियड 2 पाई ही होगा. जबकि इनकी इवन पावर्स का जो पीरियड होता है वो पाई हो जाता है. नॉन जीरो इंटीग्रल पावर्स ऑफ नॉन जीरो इवन पावर्स ऑफ साइन, कॉस, सेक, कोसेक आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई. इनका पीरियड पाई हो जाता है. साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, साइन की पावर 8, कॉस की पावर 8, इन सब का पीरियड क्या हो जाता है? इन सब का पीरियड हो जाता है पाई. और टैन की कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल पावर हो, टैन क्यूब हो, टैन स्क्वायर हो, टैन की पावर 4 हो, कॉट की पावर 2 हो, कॉट की पावर 3 हो, हर नॉन जीरो इंटीग्रल पावर का जो पीरियड होगा वह पाई ही होगा. फिर अगर मान लीजिए जीरो डोमेन में है फंक्शन की, इफ जीरो बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, तो अगर जीरो डोमेन में है तो हमें पता है पीरियोडिक फंक्शन की खासियत होती है जो वैल्यू x पर है वही वैल्यू x प्लस टी पर आएगी. तो जो वैल्यू 0 पर है वही वैल्यू 0 प्लस टी पर आएगी. और अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो 0 माइनस टी पर जो वैल्यू आई होगी वही 0 पर वैल्यू आई होगी, क्योंकि इससे टी कदम पीछे और टी कदम आगे वैल्यू कैसी रही होगी? सेम रही होगी पीरियोडिक फंक्शन की. तो पीरियोडिक फंक्शन की खासियत क्या है? एफ ऑफ 0 अगर 0 डोमेन में है तो एफ ऑफ 0 प्लस टी और एफ ऑफ 0 बराबर होंगे, और एफ ऑफ 0 माइनस टी और एफ ऑफ 0 भी बराबर होंगे. ये बात क्लियर है. लेकिन ये सब तब होल्ड करेगा जब क्या होगा? जब 0 कहां हो? डोमेन में हो. जैसे कॉट है, कॉट की डोमेन में 0 नहीं है, कॉट की डोमेन में 0 नहीं है, तो आप उसके लिए ये नहीं कह सकते. जबकि कॉट पीरियोडिक, उसका पीरियड पाई है. टैन की डोमेन में 0 है, तो आप गौर से सुनिए, टैन ऑफ 0 बराबर टैन ऑफ पाई, एंड टैन ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू टैन ऑफ माइनस पाई. तीनों बराबर होते हैं. इसी तरह साइन, साइन क्या है? पीरियोडिक है. उसका पीरियड कितना है? सर 2 पाई. साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 2 पाई. कॉस भी पीरियोडिक है. कॉस का पीरियड 2 पाई. कॉस 0 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस माइनस 2 पाई. इनफैक्ट मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अगर f of x plus nt is equal to fx,
for all n belonging to integer and x belonging to domain of f for a periodic function. किसी भी periodic function के लिए, for a periodic function you can always say f of x plus nt is equal to fx where n belongs to an integer. यानी कल को भी पूछे f of x plus 2t क्या होगा, f of x plus 2t भी fx ही होगा. f of x plus 3t क्या होगा, वो भी fx ही होगा. f of x minus 5t क्या होगा, वो भी fx ही होगा. तो इसलिए f of x plus nt is equal to fx, ये याद रखें. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड होता है t बाय मॉड्यूलस ऑफ a. यानी कल को sin x का पीरियड 2 पाई है, कोई पूछे sin 3x का पीरियड बताइए, तो वो हो जाएगा 2 पाई बाय 3, है ना. sin 3x का पीरियड जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे. यानी अगर f पीरियोडिक है पीरियड t के साथ, तो f ऑफ लीनियर ऑफ x का पीरियड होगा कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देंगे मॉड लगा के. यानी कि अगर कोई पूछे साइन ऑफ या फ्रैक्शनल ऑफ 3x माइनस 5 का पीरियड क्या होगा, उसका पीरियड होगा 1/3, क्योंकि इसका पीरियड 1 होता है फ्रैक्शनल x का, तो ये हो जाएगा 1/3. ठीक है. फिर अगर fx एंड gx आर पीरियोडिक, तो fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx और f बाय g, इन सबका जो पीरियड होता है वो होता है एलसीएम ऑफ t1 एंड t2. एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही इन सबका पीरियड हो जाएगा, है ना. और प्रोवाइडेड, एक शर्त है, प्रोवाइडेड एक कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ना करे जहां पर इनकी वैल्यू उससे कम, एलसीएम से कम, जहां पर ये वैल्यू रिपीट हो जाए. कहने का मतलब क्या हुआ, अभी बताते हैं. एलसीएम t1 एंड t2 इज डिफाइंड व्हेन t1 एंड t2 आर रैशनल. एलसीएम ऑफ t1 t2 कब डिफाइंड होता है, जब t1 t2 रैशनल, t1 अपॉन t2 रैशनल हो. जब t1 अपॉन t2 रैशनल हो तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं. और एलसीएम कैसे निकालते हैं, a अपॉन b, p अपॉन q, एलसीएम ऑफ a कॉमा p और एचसीएफ ऑफ b कॉमा q. ऊपर वालों को एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ. और ये जो पॉइंट लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं आपको कहूं साइन 3x प्लस कॉस 2x, ये फंक्शन पीरियोडिक है. हाँ, इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड है 2 पाई बाई 3 कोफिशिएंट से डिवाइड. इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड है 2 पाई अपॉन 2 यानी कि पाई. अब देखो क्या इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल है, हाँ सर. दोनों को डिवाइड करके देखो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सर 2/3 आ जाएगा. रैशनल नंबर आ रहा है बिल्कुल. तो एलसीएम क्या होगा इनका सर, एलसीएम होगा 2 पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 1. तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम, तो 2 पाई और पाई का एलसीएम सर 2 पाई, और 3 और 1 का एचसीएफ 1. तो ये हो गया इसका पीरियड, ये हो गया इसका पीरियड. ये फंक्शन था हमारे पास fx, ये फंक्शन था fx. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर. तो यहां पर अगर दो फंक्शंस हैं, एक का पीरियड t1 है और एक का पीरियड t2 है, तो दोनों को जोड़ दो, घटा दो, डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नया फंक्शन बनेगा उसका पीरियड होगा इसका एलसीएम, इसका पीरियड और इसका पीरियड, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम लेने के बाद जो आएगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ दिस न्यू फंक्शन फॉर्म्ड. यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता. उसके लिए चेक क्या है, उसके लिए चेक ये है कि पहले का पीरियड और दूसरे के पीरियड को डिवाइड कर दीजिए. अगर रैशनल नंबर आता है तो उनका एलसीएम पॉसिबल है, और अगर डिवाइड करने पर रैशनल नंबर नहीं आता तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां आपको कह दूं फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन है, ये फंक्शन में इसका पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड कितना है 2 पाई. तो आप देखो इसका पीरियड है 2 पाई. अगर आप इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो रैशनल नंबर नहीं आता, तो इनका एलसीएम इंपॉसिबल है. ये फंक्शन कैसा है, अपीरियोडिक. ये फंक्शन कैसा है, अपीरियोडिक. यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर इस, कोई भी ऐसी वैल्यू ऑफ टी एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर ये है दोनों एक साथ रिपीट करें. तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया. और फिर यहां मैंने आपको बोला एक चीज और, प्रोवाइडेड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर टी विच इज स्मॉलर देन दिस एलसीएम फॉर विच द वैल्यू रिपीट्स. मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, तो ये भी सुन लो. जैसे मान लो अगर मेरे पास fx है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस क्या रख दें,
हाँ ये लिखते हैं, मान लो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसका पीरियड सर मॉड्यूलस है, इसका पीरियड है पाई, इसका पीरियड भी पाई। तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा पाई, और पाई का एलसीएम विल बी पाई। लेकिन इसका पीरियड पाई तो होगा लेकिन फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि आप गौर से देखें एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स करने पर मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ, ये पहले वाला बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, दूसरे वाला बन जाएगा पहले वाला बन जाएगा कॉस एक्स, दूसरे वाला बन जाएगा मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, दैट वुड बी नथिंग बट बैक अगेन मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स, यानी कि एफ एक्स ही वापस आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ, जो पीरियड हो गया वो हो गया पाई बाई टू, ना के पाई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एलसीएम लेकर आता है, ऐसा बहुत कम होता है, रेयरली ऐसा होता है, ऐसा तब होता है ज़्यादातर जब वो फंक्शन अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लें, तो जैसा इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिला। नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स आप पाएंगे एलसीएम लेकर ही पीरियड आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें जो हमने आपको इसके बारे में बता दी। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? आपने कैलकुलस में जब आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया होगा कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है जहां y की वैल्यू x की टर्म्स में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड हो। एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी एक्सप्लिसिटली, यानी मुझे एक अलग से पार्टी में इन्वाइट किया गया। तो अलग से का मतलब होता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया जहां y की वैल्यू अलग से x के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं देयर द वैल्यू ऑफ x अलोन y has been expressed in terms of x alone, then it is called as an explicit function। यानी ये फंक्शन किस फॉर्म के होते हैं? y equal to fx फॉर्म के होते हैं। These functions, ये होती है उनकी फॉर्म, ये होती है उनकी फॉर्म। किसकी फॉर्म? एक्सप्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म, एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जहां पर y has not been explicitly expressed in terms of x, that are called as implicit function। A function defined by an equation not solved for the dependent variable is called as an implicit function। जैसे कि यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है मान लीजिए, तो यहां पर y की वैल्यू x की टर्म्स में अलग से एक्सप्रेस्ड नहीं है, ऐसे फंक्शन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं? ये ज्यादातर ऐसे दिखाई देते हैं, f x, y बराबर 0, यानी इधर x और y का मिलाकर एक इक्वेशन होगा बराबर 0। यह है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दैट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इन x एंड y, यानी ये चाहो तो इसे बस fxy, ठीक है। सो दैट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, जैसे ऊपर लिख रखा है, ये एग्जाम्पल ले लें, y क्यूब इक्वल टू 1, ये कौन सा? इम्प्लिसिट। अब अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, अब यह बन गया एक्सप्लिसिट। अब यह एक्सप्लिसिट बन गया, पहले कैसा था? इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट कैन बी चेंज इनटू एक्सप्लिसिट बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ y अलोन इन टर्म्स ऑफ x। तो दैट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सिर्फ डेफिनेशन मालूम होना बहुत है, ठीक है। फिर आते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़ ली है या पढ़ोगे उसमें डेफिनेटली आप ये नाम सुनोगे। होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है, क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स इफ ईच ऑफ इट्स टर्म्स इज ऑफ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स, यानी हर टर्म सेम डिग्री की हो विद रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन लिख लेता हूं मैं fx, y, एंड इट इज x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब। यहां देखा जाए तो हर टर्म की डिग्री इफेक्टिवली 3 है। इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3, इसकी डिग्री भी 3 और इसकी डिग्री भी 3। तो ये क्या हुआ? होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 3 का।
इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री निकालने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप x की जगह tx, y की जगह ty रख दें। तो जरा गौर से देखो ये क्या आ जाएगा सर, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी वाई, फिर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर टी एक्स, प्लस 2t³ एक्स क्यूब, और प्लस 3t³ वाई क्यूब, और पूरे से बाहर अब कॉमन आ गया t³, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2x³ प्लस 3y³, and this becomes t³ into fxy। तो सेम टू सेम फंक्शन वापस आ गया। सो दिस इंप्लाइज f ऑफ t कॉमा tx कॉमा ty बिकम्स t³ f ऑफ x कॉमा y। तो ये क्या बन गया, होमोजीनियस बन गया डिग्री 3 का। जो जितनी t की पावर बाहर कॉमन आती है, होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 3। तो जितनी t की पावर बाहर आ जाती है कॉमन, दैट बिकम्स द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। तो पहचान कैसे करेंगे कोई फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है? x की जगह tx, y की जगह ty। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है, x की जगह tx, y की जगह ty, z की जगह tz, और पूरा t बाहर आ जाए और अंदर सेम फंक्शन बच जाए, तो जितना t की पावर बाहर आता है, मान लो t की पावर हाफ बाहर आया, तो आप कहेंगे उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हाफ हो जाएगी। So that is what we mean by a homogeneous function. Next comes bounded function. Now let us see what do we mean by bounded functions. Bounded function क्या होते हैं? Bounded function से क्या मतलब है? Let us see that also. What do we mean by bounded function? कोई function bounded तब कहलाता है अगर उसकी वैल्यू एक दो गिवन सेट ऑफ रियल नंबर्स के बीच में रहे, है ना? Then that function is said to be bounded. That is, its value is bounded between two real numbers. ये छोड़ो, इसकी बजाय हम यह कह सकते हैं इससे बेटर समझने के लिए, हम ये कह सकते हैं if is said to be bounded if fx की वैल्यू हमेशा किसी b और किसी a से के बीच में हो for all x belonging to domain of f। तो a function is said to be bounded if, ठीक है? तो ये मैंने दूसरी डेफिनेशन एक तरीके से लिख दी, अभी ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन एक ही है ना? तो यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, अ फंक्शन f is bounded if there exist finite reals a comma b such that fx की वैल्यू हमेशा a और b के बीच में रहे, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है? बाउंडेड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर sin x एक बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, ठीक है? ऊपर वाली परिभाषा और नीचे वाली परिभाषा दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि मॉड fx लेस देन m, इसका मतलब fx कहां से कहां तक होगा? स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में, स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में। यानी कुल मिलाकर एक बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है, बाकी सब अंग्रेजी है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड ऑलवेज स्टे विद इन सम बाउंड्री। यानी नीचे भी एक बाउंड होना चाहिए जिससे हमेशा ऊपर हो वैल्यू, और ऊपर भी एक बाउंड होना चाहिए जिससे वैल्यू हमेशा नीचे हो। तो ऐसे नंबर्स अगर हमें मिल जाएं a और b फाइनाइट रियल्स, तो हम कहते हैं वो फंक्शन बाउंडेड है। a को बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन और b को बोल सकते हैं एन अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन। अ लोअर बाउंड एंड एन अपर बाउंड, a and b। So a function is bounded if there are two positive, if you get two real numbers, not essentially positive, if you get two real numbers a and b such that a is always less than equal to fx and b is always greater than equal to fx, then fx is said to be a bounded function। ठीक है? क्या फ्रैक्शनल x बाउंडेड है? नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या फ्रैक्शनल x बाउंडेड है? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाउंडेड है? क्या सिग्नम ऑफ x बाउंडेड है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनकी बाउंडेडनेस के बारे में, ये बाउंडेड हैं या नहीं है। जैसे कि यह तो मुझे बाउंडेड दिखता है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, तो डेफिनेटली इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। क्या यह दोनों बाउंडेड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो
एक और जोड़ देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। ये भी बताइएगा क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? इज दिस अ बाउंडेड फंक्शन और नॉट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की यहाँ पर एक लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड की है, जहां पर आप कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन इस फॉर्म का होगा। अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, देन इट इज एफ एक्स इक्वल टू के एल एन एक्स। के एल एन एक्स क्यों? खुद देखो, अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स वाई रख दो, एफ ऑफ एक्स वाई अगर आप इसमें रख देते हो तो ये हो जाता है एफ ऑफ, नहीं ये हो जाएगा k टाइम्स ln xy, एंड दिस विल बिकम k टाइम्स ln x प्लस k टाइम्स ln y, विच इज नथिंग बट fx प्लस fy। तो अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा? fx इज इक्वल टू k ln x, fxy इक्वल टू fx इंटू xy, दैट इज fx इक्वल टू x की पावर n, या फिर fx इक्वल टू 0। इसमें भी fx इक्वल टू 0 एक और ऑप्शन हो सकता है। fx इक्वल टू 0 भी इसको क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स हो जाएगा ए की पावर एक्स फॉर्म का, ए की पावर एक्स फॉर्म का, या फिर एफ एक्स इक्वल टू 0। और एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स होगा के एक्स वेर के इज अ कॉन्स्टेंट। और यह दो बातें जिसके ऊपर जेई एडवांस में भी सवाल आ चुका है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह के फंक्शंस के लिए जब फंक्शन इस फॉर्मेट में दिए हों तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इनका सम जो होता है वो 1 होता है। और अगर a की पावर x, अगर a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस a लिखा हो तो इस केस में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 1 होता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच यू शुड रिमेंबर। इनको डायरेक्ट देखकर आप एग्जाम में फंक्शन लिख सकते हैं। यू कैन स्ट्रेट अवे राइट डाउन द फंक्शन। So that was the smallest possible session that I could have given on functions, and I hope you really enjoyed it। और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से आपके सामने बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है। एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से यहाँ रिवाइज कर दिया है, बस अब इसको थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है आपको क्वेश्चंस के द्वारा। तो जितने भी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, करके देख लीजिए। थोड़ा जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये सवाल डेफिनेटली काफ़ी अलग थिंकिंग का लेवल रखते हैं, कुछ नया सोच है उन प्रॉब्लम्स में, तो डेफिनेटली ऐसे सवालों को आप एक बार ज़रूर करके देखिए। तो ऐसा करने से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले माइंड मैप में।